वीडियो को पूरी देखना क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो वो तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम बेसिक चीज समझ लोगे। तो शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी क्वेश्चंस निकल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवाशीष। वेलकम टू दी फिजिक्स शाला। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कि अल्टरनेटिंग करंट या नॉर्मली हम उसको एसी भी बोलते हैं। जो हमारे घरों में पावर सप्लाई आती है वो किस तरह की आती है? एसी सप्लाई आती है, अल्टरनेटिंग सप्लाई आती है। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली ये। और वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट, बेसिक से बेसिक चीज सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम बात करें पावर सोर्स की या पावर सप्लाई की, तो दो तरह की पावर सप्लाई होती है। यहाँ जब मैं पावर सप्लाई की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरह की चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं, उनको चलाने के लिए जो हमें पावर चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वो कितने टाइप की सप्लाई हो सकती है? तो बेसिकली दो टाइप की सप्लाई होती है। एक होगी डीसी सप्लाई और एक होती है एसी सप्लाई। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट सप्लाई और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग सप्लाई। इसको हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट करंट। तो एक डीसी डायरेक्ट करंट सप्लाई होती है और एक अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होती है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब डीसी करंट भी बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है कांस्टेंट डीसी और एक होता है वेरिएबल डीसी। एक कांस्टेंट डीसी और एक वेरिएबल डीसी। अब बेसिकली डीसी करंट जो आता है, अगर मैं बताऊं कि ये कैसे मिल रहा है, तो हमारे घर में जो घड़ी के सेल होते हैं, रिमोट के सेल जो होते हैं, ठीक है ना, ड्राई सेल जो होते हैं जिनको हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, जो 1.5 वोल्ट का सेल आता है, ये छोटे छोटे से सेल जो आते हैं, ठीक है, उसको हम डीसी सप्लाई बोलते हैं, जो जिसको बाद में रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो डीसी सप्लाई, डायरेक्ट सप्लाई वहां पर मिलती है। कई जगह पर चार्ज किया भी जा सकता है, लेकिन उस तरह की सप्लाई जो होती है वो डीसी सप्लाई होती है। मतलब ये चीज मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चल रहा है कि किससे डीसी सप्लाई, जिसके एग्जांपल। अब डीसी सप्लाई में होता क्या है, अगर कोई सोर्स ऐसा है, पावर सप्लाई का सोर्स या कोई सेल वगैरह ऐसा है जिससे करंट या वोल्टेज जो हमें मिल रहा है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज नहीं हो, मतलब टाइम के साथ पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। कैसे समझना, जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसे कोई एक सोर्स है, इसका एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। जब भी करंट की यूज़ करने होते हैं तो किसी भी सोर्स में दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ए और एक टर्मिनल बी। अब मान लो कि हमने यहाँ पर एक इससे कोई बल्ब वगैरह कनेक्ट कर दिया या कोई फैन कनेक्ट कर दिया, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो डीसी में क्या होगा, ये टर्मिनल हमेशा प्लस रहेगा, ये टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो अगर ये टर्मिनल प्लस है, ये टर्मिनल माइनस है, हमेशा टाइम के साथ इस पर कभी भी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। हाँ, वैल्यू चेंज हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ए टर्मिनल हमेशा प्लस है और बी टर्मिनल हमेशा नेगेटिव है, या फिर बी टर्मिनल पॉजिटिव है तो ए टर्मिनल हमेशा नेगेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो उस तरह की सप्लाई जो होती है वो होती है डीसी सप्लाई। और अगर मैं इसको एसी सप्लाई में बताऊं तो क्या होगा, जैसे इनिशियली सपोज t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर ये प्लस ए और बी की बात करें तो t इक्वल्स टू 0 पर ये प्लस था, ये माइनस, फिर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, फिर 2 सेकेंड पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग टाइम के बाद, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर टर्मिनल्स की पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है तो उस तरह की सप्लाई जो होती है उसको हम बोलते हैं एसी सप्लाई, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। लेकिन ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि ये रेगुलर टाइम इंटरवल में होना चाहिए। जैसे ये 0 पर ये था तो 1 सेकेंड पर ये बना। अब ऐसा नहीं कि 1 सेकेंड के बाद 1.5 सेकेंड पर चेंज हो गया, नहीं, 1 के बाद 2 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का इंटरवल के बाद ही चेंज हो रहा है। देखो 2 से 3, 3 से 4। तो रेगुलर टाइम इंटरवल में अगर पावर सप्लाई की पोलैरिटी चेंज हो रही है या फिर करंट या वोल्टेज की पोलैरिटी, सप्लाई की पोलैरिटी अगर रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एसी करंट या एसी सप्लाई बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो भाई, डीसी में अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो वोल्टेज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो वो कांस्टेंट डीसी हो जाएगी। और अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मैं
यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि पोलरिटी, वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव ही बना हुआ है, लेकिन वैल्यू वेरी कर सकते हैं तो उसको वेरिएबल डीसी बोल सकते हैं। इसी तरीके से ऑल्टरनेटिंग में देखो, यहाँ पर कुछ टाइम में पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, प्लस माइनस। तो इस तरह की जो सप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं एसी सप्लाई। अब जो हमारे घरों में आती है वो ये वाली सप्लाई होती है जो एसी जनरेटर के थ्रू निकल कर आती है। ठीक है, देखो भाई, अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो एसी सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है और 220 वोल्ट की होती है। यूके, यूएस या कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो होती है वहाँ पर जो एसी करंट का प्रोडक्शन होता है या एसी सप्लाई जो आती है वो 60 हर्ट्ज और 110 वोल्ट की होती है। अब इसमें जो यहाँ पर ये 220 वोल्ट और 110 वोल्ट लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली आरएमएस वैल्यूज़ होती है। ये जो होती है ये क्या होती है, आरएमएस वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पर भी। अब ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके दिमाग में आए कि इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी बेस्ट है, कौन सी खराब है या कौन सी कम यूजफुल है। जो इनिशियली जहाँ पर जिसके अकॉर्डिंगली जनरेशन होना शुरू हो गया तो वो कन्वेंशनली वैसे ही चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यूएस में इस फ्रिक्वेंसी के और इस रेटिंग के हिसाब से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनते हैं और इंडिया में इस रेटिंग के हिसाब से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है प्रोडक्शन की कि एसी को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात करें तो एसी को हम प्रोड्यूस करते हैं एसी जनरेटर से। अब एसी जनरेटर बेसिकली क्या होता है, जो हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मोटर की बात करते हैं ना, एक होता है डीसी मोटर और एक होती है एसी मोटर। ठीक है, तो एसी मोटर का जस्ट अपोजिट कर दोगे तो वो एसी जनरेटर का काम कर देगा। या आपने अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा, दो अलग अलग मोटर्स होती है, डीसी मोटर और एसी मोटर, तो उसी का जस्ट अपोजिट करते हैं। तो यहाँ खैर ये अलग बात हो जाएगी। तो प्रोडक्शन जो होता है वो एसी जनरेटर से होता है। एसी जनरेटर में ज़्यादातर एक कई बार ऐसी टर्म्स आ जाती है, स्लिप रिंग्स एंड स्प्लिट रिंग। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती है, जो टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं वो स्लिप रिंग से कनेक्टेड होते हैं, और डीसी मोटर में जो कनेक्ट होते हैं वो स्प्लिट रिंग से कनेक्ट होते हैं। तो इसका खास ध्यान रखना। इसके बाद कोई भी एसी जनरेटर है तो एसी जनरेटर बेसिकली अगर हम बात करें तो उससे जो वोल्टेज जनरेट होता है, जो भी पावर सप्लाई जनरेट होती है, वो साइनसोइडल वेव फंक्शन की फॉर्म में ही होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि ट्राइंगुलर फंक्शन हो जाएगा या स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा, कोई रेक्टेंगुलर फंक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पावर जनरेट होती है उसकी जो सप्लाई होती है, वोल्टेज की इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। तो यहाँ पर V = V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन की जगह कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब हम ये V नॉट है, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर V नॉट जो होता है वो उसकी वैल्यू, वो बेसिकली अगर उसको थोड़ा और एक्सपेंड करके देखें तो ये होता है NABW। N का मतलब नंबर ऑफ लूप्स, A का मतलब आर्मेचर का एरिया, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और B ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर बताऊँ तो यहाँ पर क्या होता है, एसी जनरेटर में कुछ इस तरीके से एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ होता है। यहाँ पर बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है और इसके बीच में कहीं पर इस तरीके से एक आर्मेचर रखा हुआ होता है। ठीक है ना, इस तरीके से, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से और ये ऐसे बना हुआ होता है। तो ये स्लिप रिंग्स हो जाती। ये जो बीच में कोइल जो रोटेट करती रहती है, रेक्टेंगुलर कोइल, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। तो आर्मेचर में कितने वायर्स कई सारे रिपीट किए हुए होते हैं तो वो नंबर ऑफ लूप हो जाते हैं। इसका जो एरिया होगा इस आर्मेचर का वो A हम लेते हैं। किस रेट से इसको रोटेट करवा रहे हैं हम, ठीक है ना, एक्सेल के अबाउट किसी पर्टिकुलर रेट से रोटेट करवा रहे होंगे, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में जो ये दिया हुआ होता है ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पर होगा। तो ये एक छोटी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब आगे हम बात करेंगे इसमें कि भाई ऐसी सप्लाई में अगर करंट है, पोटेंशियल है, तो उस करंट और पोटेंशियल की इक्वेशन किस टाइप की हो सकती है, और उस करंट की इक्वेशन और वोल्टेज की इक्वेशन में जो हम आरएमएस वैल्यूज और एवरेज वैल्यूज की बात करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है।
देखिए दोस्तों, इक्वेशन ऑफ एसी की बात करें, इक्वेशन ऑफ एसी मतलब यहाँ पर वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस की बात करें तो या तो वी नॉट साइन ओमेगा ऐसी हो सकती है वोल्टेज की इक्वेशन, या वी नॉट कॉस ओमेगा टी। साइन की जगह जब भी हम साइनसॉइडल बोलते हैं ना तो साइन और कॉस दोनों हो सकते हैं। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी हो सकता है, वी नॉट कॉस ओमेगा टी हो सकता है, या वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई हो सकता है। फाई यहाँ पर इनिशियल फेज, मतलब ये 30 डिग्री 20 डिग्री है ना, 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसा कुछ भी हो सकता है। करंट की बात करें तो भी आई साइन ओमेगा टी, आई कोस ओमेगा टी, इस तरीके से ये हो सकती है। इसके अलावा ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज की, क्योंकि जब भी हम इस इक्वेशन से आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर टाइम के साथ साथ जो एसी करंट होता है और एसी वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। आप खुद सोचो कि यहाँ पर ये इस तरीके से, तो किसी टाइम पर मैक्सिमम हो जाती है, किसी टाइम पर मिनिमम हो सकती है, किसी टाइम पर जीरो हो सकती है। तो हम से अगर कोई पूछे कि भाई कितने वोल्टेज की एसी आ रही है आपके यहाँ, तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि कभी 0 होती है, कभी 110 हो जाती है, कभी 300 हो जाती है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हम एक पर्टिकुलर वैल्यू बताते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यूज या एवरेज वैल्यूज की कैलकुलेशन करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू बता पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली जो आती है एवरेज वैल्यू आती है। अब एवरेज वैल्यू यहाँ पर जो है कैसे निकालते हैं। अब एवरेज वैल्यू, अब एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन का हमें एवरेज वैल्यू निकालनी हो। फंक्शन बोलने का मतलब है कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो सकती है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो सकती है, या किसी और तरीके से चेंज हो सकती है। तो कोई भी क्वांटिटी, जैसे यहाँ वोल्टेज है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, करंट जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसी तरीके से। तो अगर मुझे यहाँ वोल्टेज का की एवरेज वैल्यू निकालनी है या किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है, लेट अस से मेरे पास एक ए फंक्शन है ना, उसकी मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है टी के टाइम के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए डी टी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन dt का मतलब टाइम ड्यूरेशन हो जाएगी। जैसे 0 से लेकर 10 सेकंड, तो यहाँ 0 to 10 लिख दो, यहाँ भी 0 to 10 लिख दो। ठीक है, अगर पोजीशन के साथ चेंज हो रहा होता तो dt की जगह में dx कर देता। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पर इसी तरीके से वोल्टेज के लिए क्या लिखेंगे, v dt इंटीग्रेशन। यहाँ पर आप 0 से लेकर कैपिटल T भी लिख सकते हो, 0 से लेकर t/2। ये 0 रहेगा, ये t/2 पोजीशन और ये t हो जाएगी। ये पूरा टाइम पीरियड इसका होता है। इसके बारे में भी अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड हम 0 से t/2 t कुछ भी ले सकते हैं। आई एवरेज में भी सेम सिचुएशन हो जाएगी। बात आती है अब आरएमएस वैल्यूज की। आरएमएस वैल्यू में क्या करते हैं, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, और करना हमें जस्ट उल्टा होता है। सबसे पहले जो फंक्शन हमें दिया है उस फंक्शन का हमें स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन लेना है, मतलब इस तरह से एवरेज लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वी स्क्वायर किया। ठीक, अब सबसे पहले चाहो तो ये एक बार के लिए भूल जाओ, हमने क्या किया, वी स्क्वायर का मीन ले लिया। तो वी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी, और इसका अंडर रूट ले दिया, तो ये रूट हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि टाइम के रेस्पेक्ट में ही हो। अगर वैसे तो एसी में तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही होगा, लेकिन कहीं और कभी पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, कहीं भी। और रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, जब भी हम निकालते हैं या जब भी हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी हो या एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइन और कॉस वाले फंक्शंस का ही आरएमएस वैल्यू निकाली जाती है या एवरेज वैल्यू निकाली जा सकती है। एवरेज और आरएमएस वैल्यू किसी की भी निकाली जा सकती है, किसी भी टाइप के फंक्शन की। मान लीजिए कि y इक्वल्स टू दिया हुआ है 2t², तो मैं इसकी भी आरएमएस वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसकी भी एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूँ गिवन टाइम पीरियड के अंदर। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ साइन और कॉस वाले फंक्शंस की ही आरएमएस या एवरेज वैल्यू निकलती आती है। बात समझ में आ रही है किस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। आई के लिए i² dt डिवाइडेड इंटीग्रेशन, और ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है ये यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें आगे हम इसके पूरे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल चेक करेंगे कि किस किस तरह के न्यूमेरिकल इसमें बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये साइनसॉइडल वेव जो ऐसी सप्लाई होती है उसकी वेव फॉर्म है। यहाँ पर ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी। मैंने यहाँ पर 1.5 साइकिल बनाई हुई है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं और टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/टाइम हो जाएगी। अब काम की बात यहाँ पर ये है कि एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज होती है। तो
इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड में 50 साइकिल्स होंगी, 50 बार ऑसिलेशन हो रहे होंगे। तो एक ऑसिलेशन में दो बार पोलैरिटी चेंज होती है। तो अगर एक साइकिल में दो बार पोलैरिटी चेंज होती है तो 50 साइकिल्स या 50 हर्ट्ज में कितनी बार पोलैरिटी चेंज होगी, तो पोलैरिटी चेंज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 100 टाइम्स यहां पर पोलैरिटी चेंज होती है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि एक साइकिल में दो बार तो 100 सेकेंड में, तो हम ये भी बोल सकते हैं अब एक सेकेंड में 100 टाइम्स पोलैरिटी चेंज होती है। तो एक बार पोलैरिटी चेंज होने में कितना टाइम लगता है, टाइम टू चेंज पोलैरिटी जो होगा वो हो जाएगा 1/100, मतलब 0.01 सेकेंड जो होगा, इतना टाइम एक बार पोलैरिटी को चेंज होने में लगता है। क्लियर ये चीज। अब यहां पर कुछ और पॉइंट्स भी मैं बता देता हूं आपको, जैसे कुछ टर्म्स होती है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर बेसिकली आरएमएस वैल्यूज डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यूज को, है ना। और एक और चीज आती है क्रेस्ट फैक्टर। क्रेस्ट फैक्टर जो होता है वो होती है पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यूज। तो अगर अब मैं यहां पर रिजल्ट आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, वैसे ही आगे प्रूव हो जाएगा। अगर हम प्योर साइनसोइडल वेव की कोई भी अगर ऐसा है, कोई भी ऐसी सप्लाई ऐसी जिसमें प्योर साइन आ रहा है या तो सिर्फ साइन और सिर्फ कोस आ रहा है, तो वहां पर ये वाली जो चीज होती है ये आपके पास निकल कर आती है 1.1, और ये वाली जो चीज आती है वो 1.414 समथिंग निकल कर आती है। अब चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन फॉर प्योर साइन फंक्शन ओमेगा टी वाले के लिए वी नॉट या आई नॉट साइन ओमेगा टी वाले फंक्शंस के लिए ये चीज निकल कर आ जाती है। क्लियर है। अच्छा, जो आरएमएस वैल्यूज होती है उसको कई बार इक्विवेलेंट या फिर डीसी इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। ये चीज ध्यान रखना, आरएमएस वैल्यूज को कई बार इक्विवेलेंट क्वेश्चन में या डीसी इक्विवेलेंट वैल्यूज के नाम से भी जाना जाता है, और एवरेज वैल्यू को डीसी वैल्यूज के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना, काफी जगह पर ऐसा दे दिया जाता है, इन चीजों का तो काफी ध्यान रखना। यहां पर अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है V = V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास एक ऐसी वोल्टेज सप्लाई दी हुई है। मैं यहाँ पर करंट की यहाँ पर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे और आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। अब एवरेज वैल्यू की बात करें तो मैं सबसे पहले किस ड्यूरेशन में निकालना चाह रहा हूं, 4 to t। इसके लिए मैं यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालने जा रहा हूं 0 to t सेकेंड में। मतलब ये जो फंक्शन इस तरह से साइकिल दी हुई है तो ये 0 और ये यहां से लेकर यहां तक अगर ये दी हुई हो तो इसके लिए एवरेज वैल्यू क्या आएगी और आरएमएस वैल्यू क्या निकल कर आने वाली। तो एवरेज वैल्यू के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो V एवरेज फॉर्मूला में लगा दूंगा इंटीग्रेशन V dt और dt 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर तो V एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर t। V की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt 0 से लेकर t तक। ठीक है, तो यहां पर अब हमें इसका इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब यहां पर अगर आपको इंटीग्रेट करना नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप मैथमेटिकल टूल नाम से एक लिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड पोर्शन देख सकते हो। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो कांस्टेंट वैल्यू ही ये बाहर आ जाएगी, तो V एवरेज इक्वल्स टू निकल कर आएगा V नॉट अंदर 0 से लेकर t तक साइन ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाय dt 0 से लेकर t तक। इसको सॉल्व करेंगे तो V नॉट साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाता है cos ओमेगा t और माइनस बाहर आएगा, और ओमेगा t है तो डिवाइडेड बाय ओमेगा t। यहां पर अगर सिंपली t होता तो t कर देते, अदरवाइज ये 0 से लेकर t तक डिवाइडेड बाय dt का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा t 0 से लेकर t तक। अगर यहाँ dx होता तो मैं 0 से लेकर यहाँ x लिख देता, अगर dy होता तो
पाई लिख देता। सोल्व करेंगे तो माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा कॉस, अच्छा ओमेगा को तो एक बार लिमिट पुट करूंगा तो ओमेगा टी माइनस कॉस 0, ये और डिवाइडेड बाय हो जाएगा t माइनस 0। ये मैंने लिमिट यहां पर पुट करी है। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस बी नॉट ओमेगा, अच्छा ये ओमेगा को मैं यहां पर cos 2 पाई टी डिवाइडेड बाई टी इंटू टी ऐसे लिख सकता हूं, और ये 1 हो जाएगा, और ये यहां पर t को इधर लिख देता है, ये t जो है इसको इधर लिख दिया। आगे आएगा माइनस बी नॉट ओमेगा टी, इससे ये कैंसिल, तो cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, ये ओवरऑल 0, तो v एवरेज कितना हो जाएगा 0 के इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगी वैल्यू। बात समझ में आ रही? अब आनी भी चाहिए थी। अब मैं बताता हूं तुम्हें कैसे। देखो जब हम बात कर रहे हैं यहां पर इस तरीके से, अच्छा बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन एक बार तुम खुद से फिर से देख लेना कि हमने लिमिट कहां से, मैंने 0 से लेकर t तक लिया है इसलिए। अब कैलकुलेशन का मतलब यहां पर क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया देता हूं कि जब हम ये लिख रहे हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं ये, तो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये v और t का कर्व है, तो v और t का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, vt का इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसका मतलब होता है vt ग्राफ का एरिया। तो हम यहां पर इसका मतलब तो हो गया एरिया, और ये इंटीग्रेशन dt इसका मतलब होता है टाइम पीरियड यानी कि ड्यूरेशन, ठीक है। तो हमें कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन करना था, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का इंटीग्रेशन करना है, और ये वाला इसका मतलब v dt का मतलब हो गया एरिया। अब इसका उल्टा मतलब मत समझ लेना, अगर ये v स्क्वायर हो गया ना तो फिर ये v dt का एरिया नहीं होगा, v स्क्वायर dt का एरिया होगा। तो यहां पर क्योंकि जो यहां लिखा है, अगर यहाँ v dt लिखा है तो v और dt का एरिया, अगर यहाँ v स्क्वायर t लिखा है तो v स्क्वायर t का एरिया, तो बेसिकली ये एरिया हो गया इस फंक्शन में। अब तुम खुद सोचो, जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में है, तो 0 से लेकर t तक का एरिया कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। 0 होने वाला है तो ओवरऑल टाइम पीरियड ओवर, अब यहां से यहां तक के टाइम पीरियड में अगर हम ओवरऑल एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी, 0 निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं 0 से लेकर t/2 तक के टाइम पीरियड की बात करूं तो यहां पर एवरेज वैल्यू 0 नहीं आएगी। 0 से लेकर t/2 में भी एवरेज वैल्यू 0 नहीं आएगी, और t/2 से t में भी एवरेज वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ पॉजिटिव है और t/2 से t में सिर्फ नेगेटिव है, तो वो एवरेज वैल्यू 0 नहीं आने वाली है। तो इसी तरीके से मैं और भी चेक कर सकता हूं, जैसे अगर मान लो तुम्हें बोल दिया जाए इस तरीके से, ये बोला जाए कि ये वाला ग्राफ है, तो बताओ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या इसमें भी टाइम, इसमें भी एवरेज वैल्यू 0 से लेकर t के बीच में जो एवरेज वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगी। तो हमें एरिया से भी हम एवरेज वैल्यू बता सकते हैं। इससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन पहले हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये एवरेज वैल्यू हमने निकाली, अब हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यूज की। देखो भाई, आरएमएस वैल्यू निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही चलना। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम आरएमएस स्क्वायर लिखेंगे। क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूं, क्योंकि बार बार अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो सिंपली तुम क्या करो, 0 से लेकर t तक v नॉट v, देखो यहां पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ऐसे, v स्क्वायर dt और इंटीग्रेशन dt 0 से लेकर t तक। तो v स्क्वायर है तो v स्क्वायर की जगह मैं ये सीधे लिख देता हूं, तो v स्क्वायर की जगह अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो हमारे पास बनेगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। क्लियर है ये बात एकदम? अब यहां पर हम अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये हमारे पास v नॉट स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ये, और साइन स्क्वायर ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय 0 से लेकर t और dt। अब यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, जब साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं सोल्व कर सकते। ये चीज ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में भी कभी साइन या कॉस वाला अगर फंक्शन आ जाता है और उसकी पावर कुछ लगी हो तो उसको तुम डायरेक्ट नहीं सोल्व कर पाओगे, उसके लिए आपको उसे सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पर यूज करूंगा बार बार इसका रिजल्ट। तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होगा इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाता है इसको मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाई 2। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ये आपको इससे पता चल जाएगा कि मैं ये इसलिए लिख रहा हूं, ये होता है, इसका फॉर्मूला ओपन करके देखना, आपको सीधा पता लग जाएगा कि वहां से मैंने ये चेंज किया है। अब यहां पर जब मैं डायरेक्ट यहां पर साइड में कर रहा हूं, इधर नहीं करूंगा, तो यहां पर इसको अगर मैं लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने 0 से लेकर टी तक के लिए लिया है, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेशन, और ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt ये यहाँ पर बचता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, तो 1/2 ये बनेगा t माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, 0 से लेकर टी तक। जब आप इसमें t की वैल्यू लिमिट पुट करोगे तो ये 1/2 t माइनस, यहां पर t पुट करोगे तो ये यहां पर जो 2 ओमेगा टी हो जाएगा, तो ये साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, एक ये पावर हो जाएगी माइनस, 0 पुट करोगे तो सब जगह 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये यहां पर 2 ओमेगा टी को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बनता है 2 पाई टी इंटू टी, इससे ये कैंसिल, तो ये यहां पर साइन 4 पाई बनेगा, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, तो इस तरह से ये बन जाएगी वैल्यू 1/t/2। तो अब ये चीज यहां पर ध्यान रखना, मैं इसको बार बार कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, इसलिए मैंने साइड कैलकुलेशन यहां पर यूज की है, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहां पर अब नेक्स्ट जो मैं आगे चल के यूज करने वाला हूं, मैं हमेशा 0 से लेकर t तक के लिए अगर मैं यूज करूंगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो, या फिर 0 से लेकर t में cos स्क्वायर ओमेगा टी हो dt, इसकी वैल्यू में लिखूंगा t/2। तुम भी याद रखो तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा हमारा काम, तो ये चीज ध्यान रखना, इस तरह से आ जाए तो इनकी वैल्यू t/2 होगी, ठीक है। ये एक साइड चीज है, तो ये चाहो तो तुम नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो v RMS का स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा v नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू अभी हमने देखी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी t/2 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू जब देखोगे तो ये t लिमिट 0 से लेकर t तक, तो v नॉट स्क्वायर t/2 डिवाइडेड बाय t, कैलकुलेट करोगे तो ये v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ये आ रहा है v RMS का स्क्वायर, तो v RMS क्या हो जाएगा, v RMS हो जाएगा v नॉट बाई डिवाइडेड बाई √2। यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये निकल कर आता है हमारे पास। अब एक चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट 0 से लेकर पूरे t टाइम पीरियड के जो अभी कैलकुलेशन किए हमने वो पूरी एक साइकिल के लिए कंप्लीट की है। तो आप ये याद रख सकते हो कि जब भी RMS वैल्यू पूछी जाती है ना, नॉर्मली RMS वैल्यू यहां पर अब 0 से लेकर t/2 के लिए भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो वो तुम निकाल के मुझे बताना कि 0 से लेकर t/2 में RMS वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगी। अदरवाइज कभी भी आपको फंक्शंस दिए जाए, कभी ऐसा फंक्शन दे दिया जाए v नॉट साइन ओमेगा 2 या i नॉट साइन ओमेगा टी, यहां साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, तो इन दोनों की जो RMS वैल्यू होगी वो क्या आएगी, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, इसी तरीके का होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अगर v नॉट की जगह 3, 4, 5, 6, 10, 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक ही बार साइन आना चाहिए, ऐसा नहीं कि v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ लिखा हुआ है, नहीं, या तो साइन भी हो सकता है कॉस भी हो सकता है, तो उसकी जो RMS वैल्यू होगी 0 से लेकर t तक के टाइम पीरियड में वो RMS वैल्यू कितनी होगी, पीक वैल्यू, मतलब ये वैल्यू, तो अगर मान लो ये 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय √2, ये 5 है तो 5 डिवाइडेड बाय √2, अगर तो हम पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं।
क्लियर है सब लोगों को ये बात यहाँ पर? तो ये यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर t तक के में RMS वैल्यू और पीक एवरेज वैल्यू आ गई। अब मैं एक बार एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहा हूँ 0 से लेकर t/2 में, तो हम चेक करेंगे कि एवरेज वैल्यू कैसे निकल कर आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान रखना। देखो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर उसी फंक्शन की, अगर एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं मैं हाफ साइकिल में, तो हमें ये चीज तो क्लियर है कि हाफ साइकिल में 0 वैल्यू नहीं आएगी, एवरेज वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम से बताया ही था। तो यहां तक की कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया। आप देखना कि यहां पर मैंने वैल्यूज पुट करी और कैलकुलेट साइन का इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया। अब यहां पर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos ओमेगा को मैं लिख देता हूं 2πt, और जब t/2 लिमिट पुट होगी माइनस cos 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2v0 डिवाइडेड बाय ओमेगा t, इससे ये वैल्यू कैंसिल, इससे ये वैल्यू cos पाई की वैल्यू हो जाती है -1, माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी हमारे पास -2v0 डिवाइडेड बाय ओमेगा t इंटू 2 माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो 2v0 ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t इंटू t इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, t से t कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब v एवरेज जो हमारे पास निकल कर यहाँ पर आया है, वो v एवरेज हमारे पास निकल कर आया है v2v0 डिवाइडेड बाई पाई, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि v एवरेज जो होगा वो होगा v0 डिवाइडेड बाई पाई/2। ठीक है, तो अगर हाफ साइकिल की बात करें, अब मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं, इस तरह की फंक्शन हो या इस तरह का फंक्शन हो, ये साइन वाला फंक्शन है और ये कॉस वाला फंक्शन है, इनकी अगर एवरेज वैल्यू की बात करें, ओवरऑल एवरेज वैल्यू की बात करें 0 से लेकर t तक तो 0 होगी। लेकिन अगर हम हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू की बात करें, इतने साइकिल में इसके और इसके साइकिल की बात करें, ये ध्यान रखना कि किसमें मैं डायरेक्ट यहाँ पर तुम्हें साइन के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। तो इसके अगर साइन के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो कितनी आ जाएगी v0/पाई/2, और इसके लिए बात करोगे तो 0 हो जाएगी यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक। तो फंक्शन पर डिपेंड कर जाएगा कि किस तरह से आ रही है। कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है इस तरह से। आरएमएस वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी वो तुम निकाल के मुझे कमेंट में बताओगे। यहाँ पर तरीका मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। चलो इसी तरीके का फिर अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पर कॉस की जगह साइन भी हो, साइन की जगह कॉस हो सकता है, और v0 की जगह i0 भी हो सकता है। तो डरने वाली बात नहीं है, आपको करने का तरीका आ जाना चाहिए। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है 10 + 2 cos ωt, मतलब कोई यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन करंट जो है इस तरह से वेरी कर रहा है। अब हमें यहाँ पर आरएमएस वैल्यू भी निकालनी है और एवरेज वैल्यू भी निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू निकालने का जो बेसिक तरीका मैंने समझाया उसको ही हम फॉलो करेंगे, और आरएमएस वैल्यू निकालने का जो बेसिक तरीका है उसको हम फॉलो करेंगे। इसमें जो ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है, थोड़ा जल्दी करने की जो तरीका है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक तरीका जरूर आना चाहिए। तो बेसिक तरीके पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। आप भी खुद एक बार करके देखो, वीडियो पॉज करके, कि जो आंसर मैंने निकाला है, जो बेसिक तरीका मैंने अप्लाई किया है, क्या वही आपने अप्लाई किया है। अगर मैं बात करूं आई की वैल्यू निकालने की, तो आई एवरेज अगर मैं निकालता हूं तो यहां पर मिल जाएगा आई dt इंटीग्रेशन dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक। तो आई एवरेज हम लिखेंगे आई की जगह 10 + 2 cos ωt dt, 0 से लेकर t, और ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये t - 0 हो ही जाएगा। जब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आई एवरेज इक्वल्स निकल कर आएगा 10 dt 0 से लेकर t तक प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक t, और ये 2 बाहर cos ωt dt और ओवरऑल t। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो यहां पर देखो ये 10 है तो ये बन जाएगा 10t और लिमिट 0 से लेकर t तक प्लस 2 cos की जगह आ जाएगा sin ωt dt 0 से लेकर t तक, और ये बन जाएगा t। अब कहानी क्या है यहां पर, जब मैं लिखूंगा 10t - 0 + 2। अब ये चीज ध्यान रखो कि sin ωt 0 से लेकर t तक
जीरो होता है, हमें पता है साइन ओमेगा टी, देखो ये साइन वाला फंक्शन और ये कॉस वाला फंक्शन, इसका मतलब तो एरिया ही है, तो ये देखो पूरे टाइम पीरियड में ये भी जीरो होगा और कॉस भी जीरो होगा। मतलब अगर मैं लिखूं ऐसे टी 0t या फिर ऐसे आ जाए कॉस ओमेगा टी, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ये जीरो हो जाएगा तो tan t प्लस 2 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई टी, तो आंसर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब आई एवरेज जो आएगा वो तो कितना आ गया, इस तरह से निकल कर आ गया। अब आई एवरेज अब आई एवरेज निकालने का डायरेक्ट तरीका देखते हैं। आई थिंक क्लियर है, यही आना चाहिए। आई एवरेज निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, अब देखो एक चीज ध्यान रखो कि जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज होती है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज जैसे 10, 12, 13, 5, -4 कुछ भी, कोई कांस्टेंट वैल्यू उसका आई है, उसका एवरेज वही होता है। जैसे 5 का एवरेज 5 ही रहेगा। साइन और कॉस का एवरेज जीरो हो जाएगा पूरे टाइम पीरियड के अंदर, जीरो से लेकर टी टाइम पीरियड में अगर हम देखेंगे तो इनका एवरेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहां से देखो 10 का एवरेज, अब मैं डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं तुम्हें, तो 10 प्लस 2 जो मल्टीप्लीकेशन में वो, अब यहां ये मत बोल देना कि सर 2 का एवरेज तो जीरो हो जाना चाहिए, नहीं, 2 अकेला तोड़ना है, 2 कॉस के साथ आया हुआ है, 2 किसके साथ आया है यहाँ पर, कॉस के साथ, तो यहाँ पर 2 तो बाहर आ जाएगा तो कॉस का इंटीग्रेशन जीरो, तो एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर है ये चीज यहाँ पर। अभी दिया हुआ है आपको 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी प्लस 4, तो मुझे बताओ इसका वी एवरेज क्या निकल कर आएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करो और बताओ मुझे कितना आएगा। तो क्या आ जाएगा, इसका तो जीरो प्लस इसका भी जीरो प्लस इसका 4, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, एकदम बढ़िया से क्लियर है। तो अब यहां पर ये तो हो गया एवरेज निकाल, अब इसी का आरएमएस निकालते हैं कि आरएमएस कैसे होगा। देखो भाई, आरएमएस निकालने का तरीका मैं बेसिक से शुरू करूंगा, लेकिन उस बेसिक वाले पार्ट को भी मैं पूरे डिटेलिंग में नहीं डालूंगा, आप थोड़ा समझना। जब हम आरएमएस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो स्क्वायर निकालते हैं, तो हम यहां पर इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt करते हैं, है ना। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप समझना थोड़ा सा बात को। जब मैं आई स्क्वायर लिख रहा हूं, इसका मतलब मेरे को यहाँ इसका पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस फिर 2 कॉस ओमेगा टी इस पूरी टर्म का स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए प्लस बी वाला फंक्शन आएगा ना, तो ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पर 2a एंड b, 2 कॉस ओमेगा टी ये बनेगा, और पूरा ओवरऑल dt। बात समझना मेरी, ये t माइनस 0 और ये यहां पर भी t माइनस। अब देखो इसका मतलब ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 100, है ना, 100 dt 0 से लेकर t तक, प्लस ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से लेकर t तक, प्लस और ये बन जाएगा 40 cos ओमेगा टी dt 0 से लेकर t तक और डिवाइडेड बाई t। अब बात क्या है यहाँ पर, आप खुद देखो, ये एवरेज वैल्यू है, ये 100 है 0 से लेकर t तक। बेसिकली ये एक तरह का 100 में 100 कांस्टेंट वैल्यूज का 0 से लेकर t तक हम जब निकालेंगे तो ये वैल्यू 100 ही आएगी, मतलब एक तरह का एवरेज हो गया ना ये, है ना। अरे भाई 0 से लेकर जब भी हम इंटीग्रेशन ये कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 100 ही बन जाएगा। ओवरऑल में डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं, तो ये बन जाएगा 100t, ठीक है। इसकी बात करोगे तो ये बन जाएगा 4t/2, क्योंकि ये cos स्क्वायर वाला बता रखा है मैंने, cos 4 बाहर आ जाएगा और ये t/2 प्लस ये 40 तो बाहर आएगा, लेकिन ये cos है, cos और sin का 0 से t के बीच में इंटीग्रेशन 0 होता है, डिवाइडेड बाई t। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये यहां पर ये तुम्हारे पास बन जाएगा 100 प्लस 2t, t से t कैंसिल, तो ये तुम्हारे पास IRMS का स्क्वायर आया 102, तो IRMS कितना हो जाएगा 102 का अंडर, ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो RMS वैल्यू, अब और थोड़ा जल्दी करना, आइडिया आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या ट्रिक यूज करी है।
है ना। अब मैं थोड़ा और इसको फास्ट करना चाहता हूँ, मैं इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहता, तो हमें दिमाग में कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं। कौन कौन सी? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इनका 0 से टी के बीच में इंटीग्रेशन होता है t/2। ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 0 से टी के बीच में इंटीग्रेशन होता है 0। एवरेज होगा कॉस कांस्टेंट वैल्यू का, जैसे 110, इसका 0 से टी के बीच में इंटीग्रेशन सेम रहेगा 100t, ऐसे आ जाएगा। और डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा और जल्दी समझना। मैं IRMS निकालना चाह रहा हूं, तो तुम क्या करो, अगर कोई कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जैसे 10, तो इसका स्क्वायर कर दो 100 प्लस। इसके बाद आपको क्या करना है, आगे क्या दिया हुआ है, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है कॉस वाला फंक्शन, तो 2 का स्क्वायर करो, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में जो पीक वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो इनटू। अब ये क्योंकि कॉस है ना, तो कॉस का हमें पता है स्क्वायर होगा, और जो सिंपल टर्म कॉस आएगी वो तो 0 हो जाएगी, सिर्फ कॉस स्क्वायर। तो ये कॉस ओमेगा टी है, इसकी जगह तुम लिख दो यहां पर 1/2। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि यहां पर t/2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने नीचे भी t/2 टी लिखूंगा तो t से t सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब बेसिकली 100t यहां लिखता, यहां पर t/2 लिखता, फिर डिवाइडेड बाई t करता, तो t सब जगह से कैंसिल आउट हो गया, तो उसे हटा ही दो। तो कितना हो गया 100 प्लस 2, तो ये IRMS का स्क्वायर, तो IRMS कितना हो जाएगा √102। क्लियर है ये बात सब लोगों को? चलो इसी से एक फटाफट से एक और क्वेश्चन बताता हूं, उसका मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना, वीडियो पॉज करके देखो। हाँ भाई, इसका आंसर निकालो, फटाफट चेक करो। हाँ, क्या हो जाएगा, VRMS निकालेंगे तो ये बनेगा 25 1/2 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 16, और कॉस की जगह 1/2 प्लस 2 की जगह क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये अंडर। सोल्व करोगे तो ये बनेगा 25 प्लस 16 प्लस एलसीएम ले लिया मैंने डिवाइडेड बाई 2, और सोल्व कर लो इसे, तो ये बन जाएगा 16 8 24 और ये 49। आई गेस यही बन रहा है। देखो 16 और 8 24 होता है, 24 और 25 49 हो जाएगा, 49 तो ये हो जाएगा 7√2, तो 7√2 की 1/√2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.707 समथिंग। तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी ये 49 मतलब 4.9 वैल्यू समथिंग निकल कर आ जाएगी। चेक करना तुम्हारा यही आंसर आ रहा है क्या। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अब तुम लोगों को, उसका कमेंट में मुझे आंसर करके बताना, अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है तो जरूर बताना। ठीक है, इसका मुझे आंसर बताओ, कमेंट में जरूर बताना कि कितना इसका आंसर आ रहा है। क्लियर है ये? तो ये आरएमएस वैल्यू निकालनी मैंने सिखाई आपको। अगर डायरेक्ट साइन की, अच्छा अगर मान लो इसकी जगह सीधे, यही तरीका आप उसमें भी यूज कर सकते हो, मैं आपको बताऊं ना, तो आप इसमें भी यूज कर सकते हो। ये सेम तरीका, अगर आपको 4 cos ओमेगा टी दिया है ना, और इसमें आरएमएस वैल्यू निकालनी, तो इसमें भी यूज कर सकते हो। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 1/2 अंडर रूट कितना हो गया 8, तो ये √8। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। √8 का मतलब वही हो जाएगा, देखो मैं बताऊं आपको, 4 डिवाइडेड बाई √2 है ना, तो ये 2√2 यही हो जाएगा। सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, अगर हम मैं यहाँ पे फॉर्म फैक्टर निकालना चाहूँ ना, तो फॉर्म फैक्टर का मतलब क्या होता है, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू जो थी फॉर्म फैक्टर अगर मैं निकालना चाहूँ, तो आरएमएस वैल्यू जो इस क्वेश्चन में आई थी, इस क्वेश्चन के लिए वो √102 थी, ठीक है। और अगर फॉर्म एवरेज वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए निकालूंगा तो 10 आएगी, तो ये तुम्हारे पास
आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो इसको सॉल्व करके देखना कितना आता है, ये इसका फॉर्म फैक्टर हो जाएगा। क्रस्ट फैक्टर तुम खुद निकाल के देखना कितना मिलता है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। मेरे पास यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, एक वेव दी हुई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। वेव फॉर्म मतलब ऐसी कोई वेव फॉर्म थी, इसमें से मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया, तो ये 0 से लेकर t है। कुछ पार्ट दिया हुआ है वेव का, मतलब एसी वेव का। मुझे बताओ इसमें 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में जो करंट की एवरेज, 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में जो करंट की एवरेज वैल्यू होगी ना, वो करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी? एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। तो देखो क्या हो जाएगी। मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी, एवरेज वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर जो भी टाइम दिया हुआ है, तो 10 और i dt डिवाइडेड बाई dt। तो ये जो है ये पूरा ये एरिया बता रहा होगा इस ग्राफ का, क्योंकि ये i और t के बीच में 0 से लेकर यहाँ, अगर ये 0 से 5 होता तो ये वाला एरिया होता यहाँ तक का। अगर 0 से 10 तक है तो ये पूरा एरिया हो जाएगा। तो एरिया डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0। तो ये एरिया ट्राइंगल है तो कितना होता है 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। बेस जो है यहाँ का 10 है और हाइट कितनी है यहाँ पर 2 है, डिवाइडेड बाई 10। 10 से 10 कैंसिल, ये इससे, तो कितनी होगी एवरेज 1 एम्पियर। तो इसका जो एवरेज आएगा वो 1 एम्पियर आएगा। मतलब थोड़ा और अच्छे से समझाऊं ना मैं तुम्हें, तो इसका मतलब अगर इसको एवरेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, तो ऐसे किया जा सकता है। मतलब अगर ये टाइम है, ये 10 सेकंड तक और ये 1 एम्पियर। अब आप देख लो एवरेज, मतलब अगर इसकी जगह ये भी होती तो ये एवरेज वैल्यू इसकी निकालोगे ना, तो तुम खुद निकाल के देखो, इसकी एवरेज वैल्यू जो आएगी ना वो 1 आएगी। और इसका एरिया जो आएगा, अब इसका एरिया निकाल के देख लो तुम। एरिया इसका कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इसका भी एरिया 10 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों की एवरेज वैल्यू सेम होने वाली है। क्लियर है? तो इसको ऐसे भी चेंज किया जा सकता है, तो दोनों की एवरेज वैल्यू एक जैसी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपको एक डायग्राम ये दे दे, 4 ऑप्शन दे दे कि कौन कौन से, बताओ कौन से वे, मतलब क्वेश्चन में ये वाला दे दे और 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले बताओ कौन से ऑप्शन में जो एवरेज वैल्यू है वो क्वेश्चन के डायग्राम के साथ मैच कर रही है। बात क्लियर सब लोगों को? ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यूज के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चन इसके ध्यान से देखना। जल्दी इसकी डीपीपी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो अगर डीपीपी अगर आपको नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम के प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पर ये जो डीपीपी है वो अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उस नंबर पर मैसेज कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। तो वहां पर आपको डीपीपी के जो डीपीपी है वो मिल जाएगी, उसकी आंसर की मिल जाएगी। सॉल्यूशन जो होंगे वीडियो सॉल्यूशन वो आपको वैसे भी मिलेंगे, जितनी जल्दी हो सकेंगे उतनी जल्दी डीपीपी के सॉल्यूशन भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।